वेलकम फ्रेंड्स। आज अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड। इनकम टैक्स में 5 हेड्स ऑफ इनकम है एंड उसमें से सेकंड नंबर हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बट ये हेड स्टार्ट करने से पहले अपन इनकम टैक्स में 5 हेड्स के बारे में कुछ जनरल चीज़ों को समझते हैं कि 5 हेड्स ऑफ इनकम का क्या स्ट्रक्चर है। इनको पढ़ते वक्त अपने को कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है एंड उसके बाद अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम टैक्स बनाया इनकम पे टैक्स लगाने के लिए। बट क्वेश्चन ये राइज हुआ कि कौन कौन सी रिसिप्ट को इनकम बोलेंगे, बिकॉज देर आर वेरियस टाइप ऑफ रिसिप्ट, वेरियस सोर्स ऑफ रिसिप्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है वो जॉब करता है तो उसको सैलरी से रिसिप्ट हो सकती है। कोई पर्सन बिजनेस करता है तो उसको स्टॉक इन ट्रेड सेल करने से रिसिप्ट हो सकती है, बिजनेस में गिफ्ट मिल सकता है। कोई पर्सन ने कैपिटल एसेट्स ट्रांसफ़र करता है तो उसको कैपिटल एसेट्स ट्रांसफ़र करने पे रिसिप्ट हो सकती है। किसी पर्सन को गिफ्ट मिलता है तो गिफ्ट से रिसिप्ट हो सकती है। कोई पर्सन इन्वेस्टमेंट करता है, फॉर एग्जांपल किसी ने फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट किया तो उसको वहाँ से इंटरेस्ट की रिसिप्ट हो सकती है। तो ऐसे देर आर वेरियस टाइप ऑफ रिसिप्ट, वेरियस नेचर ऑफ रिसिप्ट, बट टैक्स उसी पे लगेगा जिस रिसिप्ट को इनकम बोला जाएगा। तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि इनकम कौन सी रिसिप्ट को बोलते हैं। तो इनकम वर्ड को इनकम टैक्स में डिफाइन किया गया सेक्शन 2 सब क्लॉज 24 में कि इनकम कौन कौन से रिसिप्ट को बोला जाता है। तो वहाँ पे ऐसा सेक्शन 2 सब क्लॉज 24 में डाला गया दैट इनकम इंक्लूड सैलरी, income includes profit and gain arising from business or profession, income includes dividend, income includes transfer of capital assets। ऐसे इनकम की डेफिनेशन में 18 क्लोज डाले गए एंड 18 क्लोज में इनकम वर्ड को डिफाइन किया गया कि कौन कौन सी रिसिप्ट को है उसको इनकम टैक्स में इनकम माना जाएगा। देन क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि हमें ये तो पता चल गया कि इनकम किसको बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है वो बिजनेस करता है तो बिजनेस से उसको रिसिप्ट होती है तो रिसिप्ट को हम इनकम बोलेंगे। बट इनकम कौन से अमाउंट को बोलेंगे, कौन से अमाउंट को हम इनकम बोलेंगे जो इनकम टैक्स में टैक्सेबल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है वो पर्सन प्रॉपर्टी का बिजनेस करता है और उसने 1 करोड़ में प्रॉपर्टी सेल की तो इनकम टैक्स में 1 करोड़ में से कौन सा अमाउंट टैक्सेबल होगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन में कौन सा अमाउंट कंप्यूट किया जाएगा। बिकॉज इस 1 करोड़ को तो अपन इनकम नहीं बोल सकते। इसके रेस्पेक्ट में एसएससी ने जब प्रॉपर्टी परचेज की तो प्रॉपर्टी परचेज करते समय फॉर एग्जांपल एसएससी ने 50 लाख रुपीस प्रॉपर्टी परचेज में एक्सपेंस पेमेंट किया होगा। एसएससी ने 5 लाख रुपीस की स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट किया। एसएससी ने 1 लाख रुपए ब्रोकर को ब्रोकरेज पेमेंट की। तो जो इनकम एसएससी के हाथ में निकल के आती है वो आता है बेटा 44 लाख। सो एसएससी के ऊपर जो है वो किस पे टैक्स लगना चाहिए, 44 लाख पे टैक्स लगना चाहिए, ना कि 1 करोड़ पे। बिकॉज 1 करोड़ तो उसकी क्या है, 1 करोड़ तो उसकी रिसिप्ट है। उस रिसिप्ट को ऑन करने के रेस्पेक्ट में एसएससी ने एक्सपेंस भी किए होंगे। तो इन एक्सपेंस का डिडक्शन मिलने के बाद जो अमाउंट आता है उसको उसके ऊपर इनकम टैक्स में टैक्स लगना चाहिए। उसको इनकम मान के इनकम टैक्स में टैक्स उस पर लगना चाहिए। तो ये जो पार्ट होता है जिसमें अपन रिसिप्ट एंड एक्सपेंस को कंसीडर करके इनकम को कंप्यूट करते हैं, इसको बोलते हैं बेटा कंप्यूटेशन पार्ट। कि कैसे इनकम को कंप्यूट किया जाता है, कौन से अमाउंट को इनकम बोला जाता है जिस पे इनकम टैक्स में टैक्स लगना है। इसके अंदर अपन क्या समझेंगे, कंप्यूटेशन पार्ट में अपन समझेंगे कि रिसिप्ट को कैसे लेना है। आपको एक्रूड बेसिस पे रिसिप्ट लेनी है, आपको कैश बेसिस पे रिसिप्ट लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन को एडवांस सैलरी मिल जाती है, नेक्स्ट ईयर की सैलरी भी करंट ईयर में मिल जाती है, तो अपने को कौन सा अमाउंट सैलरी हेड में लेना है, कौन से अमाउंट को एसएससी को करंट ईयर पे टैक्स लगेगा, क्या एडवांस सैलरी पर भी टैक्स लगेगा या केवल करंट ईयर की सैलरी पर टैक्स लगेगा। ऐसे रिसिप्ट को कौन से बेसिस पे लेना है, कौन से अमाउंट को एज ए रिसिप्ट लेना है, क्या सेल वैल्यू को रिसिप्ट लेना है। फॉर एग्जांपल एसएससी ने है वो एक्सचेंज किया है, अपने हाउस के बदले में गोल्ड लिया है,
तो कौन सी अमाउंट को रिसिप्ट लेना है, क्या हाउस की फेयर मार्केट वैल्यू को रिसिप्ट लेना है या गोल्ड की फेयर मार्केट वैल्यू को रिसिप्ट लेना है, फेयर मार्केट वैल्यू को कैसे निकाला जाएगा, तो कौन रिसिप्ट अपने को कौन से बेसिस पे लेनी है, सबसे पहले वो डिटरमाइन करना पड़ेगा। फिर अपने को देखना पड़ेगा कि एक्सपेंस अपने को कैसे लेना है, कौन कौन से एक्सपेंस एसएससी को अलाउड होंगे, एसएससी को एक्सपेंस है उस रिसिप्ट के रेस्पेक्ट में कैश बेसिस पे अलाउ होंगे या पेमेंट बेसिस पे अलाउ होंगे। तो ये सब पार्ट दिया होता है कंप्यूटेशन प्रोविजन में कि इनकम कैसे लेनी है, इनकम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंस कैसे लेना है, एंड जो अमाउंट आपका निकल के आएगा उस अमाउंट को इनकम टैक्स में टैक्स किया जाएगा। तो इनकम टैक्स में इनकम को डिफाइन किया एंड फिर उस इनकम को कैसे आपको कंप्यूट करना है उसके लिए कंप्यूटेशंस प्रोविजंस डाले, जिससे आप इनकम के अमाउंट को कंप्यूट कर सको, एक पर्टिकुलर अमाउंट कंप्यूट कर सको जिसके ऊपर आपको इनकम टैक्स में टैक्स पेमेंट करना है। सो ये जो इनकम बनाया गया, यह जो इनकम की डेफिनेशन डाली गई सेक्शन 2 सब क्लॉज 24 में 18 क्लॉजेज में इनकम की डेफिनेशन डाली गई। इस इनकम को इन्होंने यहाँ पे 5 हेड्स में क्लासीफाई किया। इस इनकम को इनकम टैक्स में 5 हेड्स में क्लासीफाई किया, 5 हेड्स में इनकम को डिवाइड किया। सबसे पहले हेड बनाया इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर हेड बनाया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देन इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एंड फोर्थ हेड बनाया इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, एंड फिफ्थ एंड लास्ट हेड बनाया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो जो इनकम इनकम टैक्स में टैक्सेबल होती है जिसको सेक्शन 2 सब क्लॉज 24 में डिफाइन किया हुआ है, उस इनकम को 5 हेड्स में क्लासीफाई किया हुआ है जिसको अपन बोलते हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम। अब अपन इन 5 हेड्स ऑफ इनकम का स्ट्रक्चर देखते हैं कि इन 5 हेड्स ऑफ इनकम में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले 5 हेड्स ऑफ इनकम में एवरी हेड के अंदर एक दिया हुआ है चार्जिंग सेक्शन। एवरी हेड के अंदर एक चार्जिंग सेक्शन दिया हुआ है। वो सेक्शन ये बताता है कि पर्टिकुलर हेड में कौन से इनकम को कंप्यूट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल इनकम फ्रॉम सैलरी में चार्जिंग सेक्शन 15, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की चार्जिंग सेक्शन है 22। ये सेक्शन क्या बताएगी, ये सेक्शन ये बताएगी कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में कौन से इनकम को कंप्यूट किया जाएगा। तो इन जो सेक्शन 224 में जो 18 क्लोजेज में इनकम दी हुई है उसमें से कौन सी पार्ट ऑफ इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में कंप्यूट किया जाएगा, ये बताती है चार्जिंग सेक्शन। जैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की है सेक्शन 28, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की सेक्शन 45(1) एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की है सेक्शन 56। फिर इन हेड्स में क्या दिया हुआ है, फिर इन हेड्स के अंदर दिया हुआ है बेटा कंप्यूटेशन प्रोविजन। फिर इन हेड्स में क्या दिया हुआ है, कंप्यूटेशन प्रोविजन। कंप्यूटेशन प्रोविजन इन हेड में दिया हुआ है जो ये बताते हैं कि जो इनकम इस हेड में टैक्सेबल होगी उसको कैसे कंप्यूट किया जाएगा, कैसे आपको रिसिप्ट को लेना है, कैसे आपको एक्सपेंस को लेना है, एंड कैसे आपकी जो है इनकम कंप्यूट की जाएगी। ये जो कंप्यूटेशन प्रोविजंस है ये एवरी हेड के सेपरेट कंप्यूटेशन प्रोविजंस है। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के सेपरेट कंप्यूटेशन प्रोविजंस है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के कंप्यूटेशन प्रोविजन है वो सेपरेट कंप्यूटेशन प्रोविजंस है, इसके सेपरेट कंप्यूटेशन प्रोविजंस है। तो पर्टिकुलर हेड के अंदर जो इनकम कवर होती है उसको कैसे कंप्यूट किया जाएगा उसके सेपरेट कंप्यूटेशन प्रोविजंस उस हेड के अंदर दिए हुए हैं। एंड अपने को जो है अभी 5 हेड्स पढ़ते वक्त कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले अपने को ये ध्यान में रखना है कि कोई भी रिसिप्ट है वो कौन से हेड की चार्जिंग सेक्शन में कवर होती है। सबसे पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना है। ये आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है, बिकॉज वो जिस हेड की चार्जिंग सेक्शन में रिसिप्ट कवर होगी उसी हेड के कंप्यूटेशन प्रोविजन अपने को अप्लाई करना है फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ दैट इनकम। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने आईपीसीसी में पढ़ा होगा कि अगर किसी पर्सन को मैरिज पे गिफ्ट मिलता है तो वो कौन सी हेड की चार्जिंग सेक्शन में कवर होता है, तो आपने देखा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की चार्जिंग सेक्शन 56 में कवर होता है। देन आपने क्या किया कि अपने को ये पता चल गया कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की चार्जिंग सेक्शन में कवर होता है, तो आपको क्या करना है, आपको जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के कंप्यूटेशन प्रोविजन है वो कंप्यूटेशन प्रोविजन उस रिसिप्ट पे अप्लाई करना है एंड आपको इनकम को कंप्यूट करना है।
तो आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के कंप्यूटेशन प्रोविजंस देखे, तो वहाँ पे ऐसा आपने देखा कि अगर किसी पर्सन को ऑन मैरिज गिफ्ट मिलता है तो वो गिफ्ट उस पर्सन के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता। तो आपने क्या किया, उस गिफ्ट को एग्जम्प्ट कर दिया, उस गिफ्ट को आपने इनकम टैक्स में टैक्सेबल नहीं किया। बिकॉज क्यों नहीं किया? बिकॉज वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की चार्जिंग सेक्शन में कवर हो रहा था एंड एज पर द कंप्यूटेशन प्रोविजन दैट गिफ्ट इज नॉट टैक्सेबल। अभी इसी एग्जांपल में आपको मैं कुछ मॉडिफाई करके बताता हूँ कि सपोज करो जिस पर्सन को मैरिज पे गिफ्ट मिला, वो गिफ्ट मिला उसको एम्प्लॉयर से। पर्सन को जो मैरिज पे गिफ्ट मिला वो गिफ्ट मिला उसको एम्प्लॉयर से एंड ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट मिला। तो ये बेटा चार्जिंग सेक्शन 56 में कवर नहीं होगा, ये कवर होगा चार्जिंग सेक्शन 15 में, जो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड की चार्जिंग सेक्शन है। एंड वो सेक्शन ये बताती है कि अगर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से कुछ भी मिलता है ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट तो वो कवर होता है चार्जिंग सेक्शन 15 में। देन आपको क्या करना है, आपको अब क्या करना पड़ेगा, आपको अगर ये चार्जिंग सेक्शन 15 में रिसिप्ट कवर हो रही है तो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के कंप्यूटेशन प्रोविजंस उस रिसिप्ट पे अप्लाई करने हैं। तो आपने अब इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के कंप्यूटेशन प्रोविजन देखे, वहाँ पे ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर किसी एम्प्लॉय को ऑन मैरिज गिफ्ट मिलता है एम्प्लॉयर से तो वो उसके हाथ में एग्जम्प्ट होता है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की कंप्यूटेशन प्रोविजंस में। तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के कंप्यूटेशन प्रोविजन को आपको मिक्सअप नहीं करना है, आपको जो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के कंप्यूटेशन प्रोविजन है वही अप्लाई करना है। एंड सैलरी हेड के कंप्यूटेशन प्रोविजंस पे ऐसी कोई एग्जम्पशन नहीं है। तो ये जो गिफ्ट है, ये गिफ्ट उस एसएससी के हाथ में इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। तो 5 हेड्स पढ़ते वक्त अपने को सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि कोई भी रिसिप्ट कौन से हेड की चार्जिंग सेक्शन में कवर होती है वो आइडेंटिफाई करना हमारे लिए जरूरी है, बिकॉज उसी हेड के कंप्यूटेशन प्रोविजन उस पर अप्लाई होंगे। एंड सेकंड थिंग हमको ये ध्यान में रखनी है कि जिस हेड के अंदर रिसिप्ट है वो कवर हो रही है, जिस हेड की चार्जिंग सेक्शन में रिसिप्ट कवर हो रही है उसी हेड के कंप्यूटेशन प्रोविजंस अपने को अप्लाई करने फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ दैट इनकम। अपने को किसी दूसरे हेड के दूसरे हेड के कंप्यूटेशन प्रोविजंस है वो अप्लाई नहीं करने। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ और समझाता हूँ तो आपको और क्लियरिटी आएगी कि अगर कोई पर्सन है, वो पर्सन है उसको शेयर सेल करना एंड परचेज करना उसका बिजनेस है। अगर वो शेयर परचेज करता है एंड सेल करता है एंड यही उसका बिजनेस है तो उसकी इनकम कवर होगी चार्जिंग सेक्शन 28 में। उसकी इनकम कवर होगी चार्जिंग सेक्शन 28 में, बिकॉज अगर कोई पर्सन बिजनेस या प्रोफेशन करता है तो उसकी इनकम कवर हो जाती है चार्जिंग सेक्शन 28 में। तो अब आपको इनकम कैसे कंप्यूट करना है, आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के कंप्यूटेशन प्रोविजंस अप्लाई करने हैं एंड उस इनकम को कंप्यूट करना है। तो आप जब इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के कंप्यूटेशन प्रोविजन देखोगे तो उसमें ऐसा दिया हुआ है कि शेयर परचेज एंड सेल के टाइम अगर कोई पर्सन है वो एसटीटी का पेमेंट करता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का अगर पेमेंट करता है तो वह पेमेंट उसको इनकम से अलाउड हो जाता है, वह एक्सपेंस है वो उसको अलाउड हो जाता है। ये किस में दिया हुआ है? ये बेटा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के कंप्यूटेशन प्रोविजंस में दिया हुआ है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर शेयर परचेज एंड सेल करना एसएससी का बिजनेस नहीं है, वो एसएससी के लिए अदर सोर्स ऑफ इनकम है, वो एसएससी के लिए जो है बेटा बिजनेस नहीं है, वो एसएससी उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, तो ऐसी इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी? ऐसी इनकम टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में, बिकॉज ये चार्जिंग सेक्शन 45(1) में कवर हो जाएगी एंड ये टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर। अब देखो इनकम है वो सेम है, इनकम हो रही है वो हो रही है बेटा शेयर से, बट अगर एसएससी का बिजनेस है तो वो चार्जिंग सेक्शन 28 में कवर होती है एंड अगर वो एसएससी का बिजनेस नहीं है तो ये कवर होती है सेक्शन 45(1) में। एंड जब बिजनेस में कवर होती है तो एज पर बिजनेस के कंप्यूटेशन प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली उस पर जो भी अपन एसटीटी का पेमेंट करते हैं वो एज एक्सपेंस अलाउ हो जाता है। बट अगर ये कैपिटल गेन में कवर होती है तो इसके कंप्यूटेशन प्रोविजन में स्पेसिफिक ये लिखा हुआ है कि अगर कोई पर्सन है वो एसटीटी का पेमेंट करता है
भले ही वो पेमेंट है वो शेयर्स को परचेज या सेल करने के रेस्पेक्ट में किया हुआ है, तो भी ये एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं होगा। तो देखो, सेम सोर्स ऑफ इनकम है, सेम नेचर ऑफ इनकम है, बट अगर आपकी इनकम है वो डिफरेंट हेड में फॉल कर रही है, तो हो सकता है कि आपका जो इनकम कंप्यूट होके आ रहा है वो डिफरेंट हो सकता है। तो आपको जिस हेड के अंदर इनकम फॉल कर रही है उसी हेड के कंप्यूटेशन प्रोविजंस है वो उस इनकम के रेस्पेक्ट में आपको अप्लाई करने हैं। सो 5 हेड्स पढ़ते वक्त आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपको सबसे पहले ये डिटरमाइन करना है कि पर्टिकुलर इनकम में वो कौन सी हेड की चार्जिंग सेक्शन में कवर होती है, एंड फिर आपको सेकंड थिंग ये ध्यान में रखनी है कि आपको उसी हेड के जो है कंप्यूटेशन प्रोविजंस उस इनकम पे अप्लाई करने हैं। किसी दूसरे हेड के कंप्यूटेशन प्रोविजंस उस इनकम के रेस्पेक्ट में आपको अप्लाई नहीं करने हैं। सो अब आप मेरे साथ आइए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की तरफ। अपन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड को स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये बेटा सेक्शन इनकम टैक्स में 22 से लेकर सेक्शन 27 में जो प्रोविजंस है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड से रिलेटेड दिए हुए हैं। तो अपने को सेक्शन 22 से लेकर 27 तक के जो प्रोविजंस है वो अपने को समझने हैं फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड समझने के लिए। सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जैसे इस हेड का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कौन कौन सी इनकम हो सकती है। तो आप मेरे को बताइए कि हाउस प्रॉपर्टी से अपने को कौन सी इनकम हो सकती है। तो आपने मेरे को बताया कि अगर अपन हाउस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो अपने को इनकम हो सकती है, या अपन हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हैं तो अपने को इनकम हो सकती है। अब अपन देखते हैं कि अपन ने हाउस प्रॉपर्टी को सेल किया, तो सेल किया एंड सेल करना एसएससी का बिजनेस है। फॉर एग्जांपल एसएससी है वो प्रॉपर्टी डेवलपर है, वो इसी बिजनेस में इंगेज्ड है। हाउस प्रॉपर्टी जो है डेवलप करता है, सेल करता है, या हाउस प्रॉपर्टी परचेज करता है एंड सेल करता है। तो अगर सेल करना एसएससी का बिजनेस है तो ये बेटा चार्जिंग सेक्शन 28 में कवर होता है एंड इसकी इनकम है वो पीजीपीपी में कंप्यूट की जाती है। इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन में है वो इसकी इनकम है वो कंप्यूट की जाती है अगर ये एसएससी का बिजनेस है। बट अगर ये एसएससी का बिजनेस नहीं है, एसएससी जो है वो हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता है एंड उस हाउस प्रॉपर्टी को सेल करता है, तो ये कवर होगा आपका चार्जिंग सेक्शन 45(1) जो है कैपिटल गेन हेड का। अगर ये एसएससी के लिए कैपिटल एसेट है तो ये चार्जिंग सेक्शन 45(1) में कवर होगा एंड इसकी जो इनकम कंप्यूट होगी वो इनकम कंप्यूट होगी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हेड के अंदर। इसकी जो इनकम है वो कंप्यूट की जाएगी। तो अपन ने देखा कि अगर अपन हाउस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो सेल करने से रिलेटेड या तो इनकम है वो बिजनेस में टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन में, या उसकी इनकम है वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगी। वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी। अब अपन बढ़ते हैं रेंट की तरफ कि अगर हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में रेंट मिलता है तो वो रेंट कहाँ पे टैक्सेबल होगा। तो अगर किसी पर्सन को हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में रेंट मिलता है तो हो सकता है कि एसएससी है वो हाउस प्रॉपर्टी के रेंटिंग बिजनेस में इंगेज्ड है, मतलब हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे देना उसका बिजनेस है, हाउस प्रॉपर्टी वो डेवलप करता है रेंट पे देता है। तो अगर रेंट पे देना एसएससी का बिजनेस है तो ऐसे में सेक्शन 28 अप्लाई हो जाएगी चार्जिंग सेक्शन, और ये इनकम बेटा कंप्यूट होगी अंडर द हेड पीजीपीपी में। इस इनकम को कंप्यूट किया जाएगा। तो हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में अपन ने 3 टाइप्स ऑफ इनकम देखी कि अगर आप सेल करते हो एंड सेल करना आपका बिजनेस है तो ऐसे केस में पीजीपीपी में कंप्यूट होगा, एंड अगर सेल करना आपका बिजनेस नहीं है वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है तो ऐसे केस में कैपिटल गेन में कंप्यूट होगा। एंड हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में आपको रेंटल इनकम हो रही है एंड रेंट हाउस प्रॉपर्टी का जो रेंट आपको दे रहे हो वो बेटा आपका बिजनेस है, तो ऐसे केस में रेंटल जो है वो आपका पीजीबीपी में कंप्यूट किया जाता है। अब जो लास्ट केस बचा है वो क्या केस है कि अगर हाउस प्रॉपर्टी एसएससी रेंट पे देता है एंड हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे देना एसएससी का बिजनेस नहीं है, तो ऐसे केस में रेंटल इनकम कहाँ पे टैक्सेबल होगी। तो सर आपने मेरे को बोला कि ये जो लास्ट केस बचा है एंड इस हेड का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हमारे हिसाब से तो ये दोनों इनकम इस हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होनी चाहिए थी,
बट आपने हमको समझाया कि ये 3 टाइप्स के केस में तो इनकम है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होती। सो अब ये लास्ट केस बचा है, तो ये इनकम भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होनी चाहिए। बट मैं आपको बताता हूँ कि ये रेंटल इनकम भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होती। तो है ना मजे वाली बात। सो मजे वाली बात यह है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इस हेड का नाम है, बट हाउस प्रॉपर्टी हेड से रिलेटेड अपन ने देखा कि या तो सेल करने से इनकम हो सकती है या अपने को रेंट से इनकम हो सकती है, बट दोनों ही इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होती। तो सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में क्या टैक्सेबल होता है? तो मैंने आपको बताया था कि एवरी हेड के अंदर एक चार्जिंग सेक्शन है। वो पर्टिकुलर सेक्शन बताती है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में कौन सी इनकम है वो टैक्सेबल होएगी, कौन सी इनकम है वो कवर होएगी, कौन सी इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में कंप्यूट किया जाएगा। सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की चार्जिंग सेक्शन है 22, जो ये बताएगी कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी इनकम है वो टैक्सेबल होती है। तो अब अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड अपन स्टार्टिंग करते हैं चार्जिंग सेक्शन से। सबसे पहले अपन सेक्शन 22 समझेंगे, जिसके अंदर अपन ये देखेंगे कि हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कौन सी इनकम है जो इस पर्टिकुलर हेड में टैक्सेबल होती है। फिर अपन सीखेंगे कि उस इनकम को कैसे कंप्यूट किया जाता है, कैसे अपने को उसके रेस्पेक्ट में रिसिप्ट लेनी है, कौन कौन से एक्सपेंस अपने को अलाउ होंगे, कैसे एक्सपेंस अलाउ होंगे, एंड अपने को इस हेड के अंदर इनकम को कंप्यूट करना है। तो इनकम को इस हेड को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अपन इस हेड में समझेंगे कि चार्जिंग सेक्शन को समझेंगे, फिर अपन इस हेड के अंदर किसको समझेंगे, हाँ इस हेड के अंदर अपन कंप्यूटेशन प्रोविजन को समझेंगे कि जो इनकम चार्जिंग सेक्शन में कवर हो रही है उसको अपने को कैसे कंप्यूट करना है। तो आइए मेरे साथ अपन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन है। ये सेक्शन क्या बोलती है? सो फर्स्ट सेक्शन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वी आर स्टार्टिंग। सो सेक्शन 22 ये बोलती है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर कौन सी इनकम है वो कंप्यूट की जाएगी। एंड एज पर सेक्शन 22 अगर किसी भी हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ऐसी हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में कंप्यूट किया जाएगा। सो हाउस प्रॉपर्टी हेड में सेक्शन 22 में कौन सी इनकम कंप्यूट होती है? हाउस प्रॉपर्टी हेड में एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है उसको कंप्यूट किया जाता है। ये एनुअल वैल्यू क्या होती है ये भी अपन समझते हैं, बट ये एनुअल वैल्यू कंप्यूट कब की जाएगी? जब किसी भी हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये एनुअल वैल्यू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में कंप्यूट की जाएगी। ये 3 कंडीशन कौन सी है? सो फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि हाउस प्रॉपर्टी शुड बी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनेट टू बिल्डिंग। सो जो बिल्डिंग होगी या लैंड अपॉर्चुनेट टू बिल्डिंग होगा उसी को ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में उसी की ही एनुअल वैल्यू कंप्यूट की जाएगी। अगर कोई अदर टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है तो उसकी एनुअल वैल्यू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में कंप्यूट नहीं की जाएगी। अब ये बिल्डिंग क्या होता है एंड लैंड अपॉर्चुनेट टू बिल्डिंग क्या होता है ये भी अपन समझते हैं। एंड सेकेंड नंबर ऑफ कंडीशन क्या है? सेकेंड नंबर ऑफ कंडीशन है दैट असेसी शुड बी ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। असेसी है वो हाउस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट दैट उस असेसी को हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में इनकम मिल रही है या किसी अदर पर्सन को उसके रेस्पेक्ट में इनकम रिसीव हो रही है। बट अगर असेसी हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है तो उसके हाथ में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में एनुअल वैल्यू उस हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में कंप्यूट की जाएगी। एंड थर्ड कंडीशन इज दैट हाउस प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड बाय असेसी फॉर हिज ओन बिजनेस और प्रोफेशन। अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है वो असेसी के द्वारा ओन बिजनेस या प्रोफेशन में यूज में आ रही है, उसके खुद के बिजनेस में यूज आ रही है, उसके खुद के प्रोफेशन में यूज आ रही है, तो ऐसी हाउस प्रॉपर्टी है वो असेसी को वहाँ पे बिजनेस एंड प्रोफेशन में कमा के दे रही है, तो ऐसी हाउस प्रॉपर्टी की अगेन एनुअल वैल्यू इस हाउस प्रॉपर्टी हेड में कंप्यूट नहीं की जाएगी। सो ये जो 3 कंडीशन है
अगर ये तीनों कंडीशन क्यूमुलेटिव सेटिस्फाई हो जाती है, इन तीनों का सेटिस्फाइड होना जरूरी है। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में कंप्यूट नहीं किया जाएगा। सो अगर ये तीनों कंडीशन किसी भी हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में सेटिस्फाइड हो जाती है तो ऐसे हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में कंप्यूट किया जाएगा। सो सबसे पहले अपने को यह समझना है कि ये एनुअल वैल्यू क्या होती है। फिर अपन ये जो तीन कंडीशंस है, इन तीनों कंडीशन को एक एक करके अच्छे से समझेंगे कि ये कंडीशन क्या बोलती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है ये सर हमें जानना है बिकॉज हमने हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में टू टाइप्स ऑफ इनकम देखी। एक अपन ने देखा सेल वैल्यू, एक अपन ने देखा रेंटल इनकम। एंड ये दोनों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होती। ये एनुअल वैल्यू क्या होती है, ये इनकम आज तक हमने भी प्रैक्टिकली जो है हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में ऐसी इनकम हमने नहीं देखी। ये एनुअल वैल्यू का क्या मतलब होता है ये अभी अपन देखते हैं। तो ये एनुअल वैल्यू क्या होती है, एनुअल वैल्यू का कंसेप्ट क्यों लाया गया, इसको अपन समझते हैं। देखो, गवर्नमेंट को है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में रेंटल इनकम को ही टैक्सेबल करना था। जो एसएससी को हाउस प्रॉपर्टी से एक्चुअल में रेंटल इनकम आती है उसको गवर्नमेंट को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स करना था। बट एसएससी है जो एक्चुअल रेंटल इनकम पे टैक्स पेमेंट नहीं कर रहा था, एसएससी है वो टैक्स प्लानिंग कर रहा था। टैक्स प्लानिंग कैसे कर रहा था वो मैं आपको समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है मिस्टर ए, उसके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जो उसने 1 लाख रुपीज रेंट पे मिस्टर बी को दे रखी है। उसका रेंटल इनकम है 1 लाख रुपीज पर मंथ एंड एवरी ईयर में 12 लाख रुपीज उसको जो है रेंटल इनकम होती है। अब मिस्टर ए अपनी इनकम को कम करने के लिए क्या करता था, मिस्टर ए है वो मिस्टर बी के साथ जो रेंटल एग्रीमेंट है वो रेंटल एग्रीमेंट ओनली 25,000 रुपीज पर मंथ का बनाता था एंड 75,000 रुपीज पर मंथ है वो मिस्टर बी से कैश में रिसिप्ट करता था। एंड मिस्टर ए क्या करता था, 25,000 रुपीज को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 3 लाख रुपीज की इनकम दिखा के उस पर टैक्स पेमेंट करता था। सो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो पर्पस है वो डिफेक्ट हो रहा था बिकॉज गवर्नमेंट ने हाउस प्रॉपर्टी हेड बनाया हाउस प्रॉपर्टी की एक्चुअल रेंटल इनकम को टैक्स करने के लिए। बट मिस्टर ए यहाँ पे टैक्स प्लानिंग कर रहा था। एंड जब सपोज करो अगर इसकी स्क्रूटनी आती है तो स्क्रूटनी के अंदर ये क्या करता है, अपना रेंटल एग्रीमेंट शो करता है कि मेरी तो 25,000 रुपीज़ ही रेंटल इनकम हो रही है, ये हमारा रेंट एग्रीमेंट और चाहिए तो मिस्टर बी की मैं आपको कंफर्मेशन दे देता हूँ कि मेरे को 25,000 रुपीज़ ही रेंटल इनकम आ रही है। तो ऐसे में इनकम टैक्स का जो पर्पज़ है जो एक्चुअल रेंटल इनकम पे टैक्स करने का वो बेटा यहाँ पे डिफेक्ट हो रहा था। तो इनकम टैक्स ने इस पर्पज को वापस से हाउस प्रॉपर्टी की जो एक्चुअल रेंटल इनकम है इसको टैक्स लगाने के लिए कंसेप्ट लाया उन्होंने और वो कंसेप्ट लाया एनुअल वैल्यू का। कंसेप्ट इनकम टैक्स में बोला, इनकम टैक्स वालों ने बोला कि हम आपका जो रेंटल इनकम है इस पे हम टैक्स लगाएंगे ही नहीं, रेंटल इनकम को टैक्स करेंगे ही नहीं। हम एक नया कंसेप्ट लेके आ रहे हैं एंड उस नए कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली आपको हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में टैक्स लगाएंगे। सो हमको एक्चुअल रेंटल इनकम पे एक्चुअल हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स मिल सके। सो ये कंसेप्ट क्या लाया, ये एनुअल वैल्यू का कंसेप्ट क्या बोलता है एंड इसके अंदर कैसे इनकम टैक्स वालों को एक्चुअल हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में जो इनकम होती है उस पर टैक्स लगाया जाता है, ये अभी अपन समझेंगे एनुअल वैल्यू के कंसेप्ट में। सो एनुअल वैल्यू का कंसेप्ट ये बोलता है कि हम जो है किसी भी हाउस प्रॉपर्टी की जो अर्निंग कैपेसिटी है, किसी भी हाउस प्रॉपर्टी की एक्सपेक्टेड अर्निंग कैपेसिटी है उस पर टैक्स लगाएंगे। अब ये एक्सपेक्टेड अर्निंग कैपेसिटी क्या होती है, तो एक्सपेक्टेड अर्निंग कैपेसिटी होती है कि अगर अपन किसी हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे दें तो उससे कितनी इनकम है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है, ये होती है हाउस प्रॉपर्टी की एक्सपेक्टेड अर्निंग कैपेसिटी। तो इनकम टैक्स में एनुअल वैल्यू का कंसेप्ट लाया ये टैक्स प्लानिंग रोकने के लिए और ये कंसेप्ट बताता है कि हम एक्चुअल रेंटल इनकम पे टैक्स नहीं लगाएंगे,
हम हाउस प्रॉपर्टी की अर्निंग कैपेसिटी पे टैक्स लगाएंगे। हम हाउस प्रॉपर्टी की अर्निंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करेंगे कि किसी भी हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे तो कितना रेंट उस हाउस प्रॉपर्टी से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। उस वैल्यू पे हम हाउस प्रॉपर्टी हेड में एसएससी के हाथ में वो टैक्स लगाएंगे। अब ये जो है एक्सपेक्टेड रेंट डिटरमाइन कैसे किया जाता है, कैसे एनुअल वैल्यू को डिटरमाइन किया कैसे किया जाता है, ये अपन देखेंगे कंप्यूटेशन पार्ट में। जब अपन कंप्यूटेशन पार्ट समझेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि गवर्नमेंट ने कैसे हाउस प्रॉपर्टी की एक्सपेक्टेड अर्निंग कैपेसिटी डिटरमाइन की कि किसी भी हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में कितना जो इनकम है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये अपन देखेंगे कंप्यूटेशन पार्ट में। बट एनुअल वैल्यू का मतलब होता है एक्सपेक्टेड अर्निंग कैपेसिटी ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सो अपन ने देखा कि एनुअल वैल्यू का कंसेप्ट है ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कैसे लाया गया एंड क्यों लाया गया, इसका बैकग्राउंड अपन ने समझा। अब अपन जो 3 कंडीशंस है उनको समझना स्टार्ट करते हैं कि अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ही हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में कंप्यूट किया जाएगा। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में कंप्यूट नहीं किया जाएगा। सो अपन एक एक करके तीनों कंडीशन को समझना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट कंडीशन इज दैट हाउस प्रॉपर्टी शुड बी, आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है सो हाउस प्रॉपर्टी शुड बी बिल्डिंग। हाउस प्रॉपर्टी या तो आपकी बिल्डिंग होनी चाहिए या आपकी लैंड अपॉर्चुनेट टू बिल्डिंग, लैंड अपॉर्चुनेट टू बिल्डिंग। सो अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी या तो बिल्डिंग है या लैंड अपॉर्चुनेट टू बिल्डिंग है तो ऐसी हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में कंप्यूट किया जाएगा। अब बिल्डिंग किसको बोलते हैं, तो बिल्डिंग वर्ड इनकम टैक्स एक्ट में कहीं भी डिफाइन नहीं किया हुआ कि किसको अपन बिल्डिंग बोल के चलेंगे। क्या 10 माले का टावर है उसको बिल्डिंग बोलेंगे या 15 का है उसको बिल्डिंग बोलेंगे। तो बिल्डिंग जो वर्ड है वो इनकम टैक्स में कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ। जो बिल्डिंग है वो इनकम टैक्स में कुछ केस लॉ के अंदर कोर्ट ने बिल्डिंग वर्ड को डिफाइन किया, कोर्ट ने बिल्डिंग वर्ड का मतलब समझाया एंड उसी के अकॉर्डिंगली अपन बिल्डिंग वर्ड का मतलब समझेंगे। सो बिल्डिंग किसको बोलते हैं कि अगर किसी भी लैंड पे, किसी भी ओपन स्पेस ऑफ लैंड पे अगर कोई परमानेंट टाइप का कंप्लीट स्ट्रक्चर बना हुआ है तो उसको अपन बिल्डिंग बोल के चलते हैं। तो बिल्डिंग किसको बोलते हैं, अगर कोई ओपन स्पेस ऑफ लैंड है एंड इस ओपन स्पेस ऑफ लैंड पे किसी भी परमानेंट टाइप का स्ट्रक्चर, किसी भी परमानेंट टाइप का स्ट्रक्चर एंड वो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वो स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए बेटा कंप्लीट, वो स्ट्रक्चर होना चाहिए आपका कंप्लीट, तो उसको बोलते हैं बिल्डिंग। अब यह स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, यह स्ट्रक्चर रेजिडेंशियल होना जरूरी है या कॉमर्शियल भी हो सकता है। तो यह स्ट्रक्चर आपका रेजिडेंशियल भी हो सकता है एंड कॉमर्शियल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल में जो आपकी हाउसिंग सोसाइटी होती है तो हाउसिंग सोसाइटी है वो रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर होता है तो उसको भी बिल्डिंग बोला जाएगा। एंड कॉमर्शियल में जो आपके कॉमर्शियल ऑफिस होते हैं, गोडाउन्स होते हैं, शॉप है, वेयर हाउस है, सिनेमा हॉल्स है, तो इन सब को कॉमर्शियल जो कॉमर्शियल बिल्डिंग्स है उनको भी बेटा बिल्डिंग बोला जाएगा। जो कॉमर्शियल स्ट्रक्चर है इनको भी बिल्डिंग बोला जाएगा। बट रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है कि जो भी स्ट्रक्चर है वो परमानेंट टाइप का होना चाहिए एंड कंप्लीट होना चाहिए। अभी परमानेंट टाइप का मतलब क्या होता है कि स्ट्रक्चर है वो आपका टेम्परेरी नहीं होना चाहिए। तो टेम्परेरी स्ट्रक्चर कौन सा केस में होता है, तो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करता है, जैसे मुंबई मेट्रो का कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है एंड ये बड़ा प्रोजेक्ट होता है, इनके अंदर जो लेबर्स है, इस बड़े प्रोजेक्ट में जो लेबर है वो क्या करता है कि उस जो साइट होती है वो साइट के पास में ही अपना टेम्परेरी टाइप का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं रहने के लिए। तो उस स्ट्रक्चर को अपन बिल्डिंग नहीं बोलेंगे, भले वो स्ट्रक्चर लैंड पे बना है, बट वो स्ट्रक्चर बेटा क्या, वो स्ट्रक्चर एक टेम्परेरी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, वो कोई परमानेंट टाइप का स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसको बिल्डिंग नहीं बोला जाता। तो अगर कोई लैंड है एंड उस लैंड पे अगर कोई टेम्परेरी टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, भले वो स्ट्रक्चर वो कंप्लीट बना हुआ है,
फिर भी उसको बिल्डिंग नहीं बोलेंगे, बिकॉज वो स्ट्रक्चर है वो टेम्पररी नेचर का है। अब ये स्ट्रक्चर है आपका बेटा कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है तो उसको बिल्डिंग नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके ऊपर आपने एक लैंड है, लैंड पे आप हाउस बना रहे हो, बट अभी वो हाउस है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी वो हाउस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो भले उस हाउस पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो परमानेंट टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, बट वो स्ट्रक्चर अभी बेटा कंप्लीट नहीं हुआ है, वो हाउस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऐसे के अंदर उसको भी बिल्डिंग नहीं बोलेंगे। अगर वो इनकम्प्लीट है तो उसको भी बिल्डिंग नहीं बोलेंगे। सो बिल्डिंग के लिए आपका जो है किसी भी ओपन स्पेस ऑफ लैंड पे परमानेंट टाइप का स्ट्रक्चर होना चाहिए एंड कंप्लीट स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब थर्ड केस में आपको बताता हूँ कि आपके पास ओनली लैंड है, तो क्या इस लैंड की एनुअल वैल्यू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी? तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि क्या इस लैंड को बिल्डिंग बोला जाएगा, बिकॉज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ओनली हाउस प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्चुनेट टू बिल्डिंग। अगर ये बिल्डिंग ही नहीं होगी तो इसकी वैल्यू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल ही नहीं होगी। तो क्या केवल लैंड को बिल्डिंग बोला जाएगा? नहीं, केवल लैंड को बिल्डिंग आप कैसे बोल सकते हो? मैंने आपको क्या बताया कि लैंड होनी चाहिए, उसके साथ में परमानेंट टाइप का स्ट्रक्चर होना चाहिए एंड उसके साथ में वो स्ट्रक्चर वो कंप्लीट होना चाहिए। तो केवल अगर आपके पास लैंड है तो उसको भी बेटा बिल्डिंग नहीं बोला जाएगा, वो भी बिल्डिंग की डेफिनेशन में नहीं आएगी। सो बिल्डिंग किसको बोलते हैं बेटा? बिल्डिंग उसको बोलते हैं कि अगर किसी भी ओपन स्पेस ऑफ लैंड पे अगर कोई परमानेंट टाइप का कंप्लीट स्ट्रक्चर बना हुआ है तो उसको अपन बिल्डिंग बोल कर चलते हैं। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि लैंड पे परमानेंट टाइप का स्ट्रक्चर होना चाहिए एंड वो स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपके पास ओनली लैंड है तो उसको बिल्डिंग नहीं बोला जाएगा। अगर लैंड पे कोई टेम्पररी स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको बिल्डिंग नहीं बोला जाएगा। एंड अगर लैंड पे आपका इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको भी बिल्डिंग नहीं बोला जाएगा। सो ये अपन ने देखा बिल्डिंग का मतलब। अब अपन देखते हैं कि लैंड अपॉर्चुनेट टू बिल्डिंग किसको बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे लैंड अपॉर्चुनेट टू बिल्डिंग को भी हाउस प्रॉपर्टी बोला गया है। तो कोई लैंड अपॉर्चुनेट टू बिल्डिंग होगी तो उसको भी हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। सो ये लैंड अपॉर्चुनेट टू बिल्डिंग क्या होता है? तो ये बेटा एक ऐसी लैंड होती है, ये एक ऐसी लैंड होती है जो बिल्डिंग से अटैच्ड होती है, जो इनडिविजिबल पार्ट ऑफ बिल्डिंग होती है एंड उसका जो यूज़ है वो बेटा बिल्डिंग के साथ में ही आता है, उसका कोई सेपरेट यूज़ नहीं होता। तो ऐसी लैंड कौन सी होती है? फॉर एग्जांपल, आपके घर के बाहर गार्डन है, आपके घर के बाहर मोटर गैरेज है, जो आपके बिल्डिंग से आपकी हाउस प्रॉपर्टी से अटैच्ड है, उसका कोई सेपरेट यूज़ नहीं है। जो पर्सन घर में रहते हैं वही उस गार्डन को यूज़ करते हैं। इस गार्डन की कोई बेटा एंट्री टिकट नहीं है, या कोई सेपरेट गार्डन नहीं है कि पब्लिक एम्यूजमेंट के लिए सेपरेट गार्डन बना हुआ है। सो ये जो गार्डन है इसका कोई सेपरेट यूज़ नहीं है, ये इंडिविजिबल पार्ट ऑफ आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, इंडिविजिबल पार्ट ऑफ बिल्डिंग है। तो ऐसे केस में उसको बोला जाएगा लैंड अपॉर्चुनेट टू बिल्डिंग। तो ऐसे लैंड पे भले कोई परमानेंट टाइप का स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ फिर भी उसको हाउस प्रॉपर्टी बोला जाएगा। सपोज करो आपके घर के पास गार्डन है, तो गार्डन को क्या बोलोगे? गार्डन है तो बेटा लैंड ही, उस पर किसी भी तरह का परमानेंट टाइप का स्ट्रक्चर नहीं है। तो स्ट्रक्चर ही नहीं है तो कंप्लीट होने का तो क्वेश्चन ही नहीं आता। तो बिल्डिंग की डेफिनेशन के हिसाब से तो वो बेटा बिल्डिंग की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होती, बट ये जो आपका जो गार्डन है ये लैंड अपॉर्चुनेट टू बिल्डिंग की डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाता है। तो ऐसे गार्डन की भी एनुअल वैल्यू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में कंप्यूट की जाएगी। सो अपन ने देखा फर्स्ट कंडीशन फॉर टैक्सेबिलिटी ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर पहली कंडीशन अपन ने चार्जिंग सेक्शन 22 में देखी कि हाउस प्रॉपर्टी शुड बी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनेट टू बिल्डिंग। सो बिल्डिंग का मतलब अपन ने देखा कि अगर किसी भी ओपन स्पेस ऑफ लैंड पे कोई परमानेंट टाइप का कंप्लीट स्ट्रक्चर बना हुआ है तो उसको अपन बिल्डिंग बोलते हैं। एंड लैंड अपॉर्चुनेट टू बिल्डिंग में अपन ने क्या देखा कि ऐसी लैंड जो इनडिविजिबल पार्ट ऑफ बिल्डिंग है, जिसका कोई सेपरेट यूज नहीं है, उसका जो यूज है बेटा वो बिल्डिंग के साथ में ही होता है, तो उसको अपन बोलते हैं लैंड अपॉर्चुनेट टू बिल्डिंग। एंड इसको भी हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में इंक्लूड किया हुआ है, उसको भी हाउस प्रॉपर्टी माना जाता है। इसके अलावा आपकी किसी भी तरह की हाउस प्रॉपर्टी है उसकी एनुअल वैल्यू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में कंप्यूट नहीं की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अपन ने देखा था कि अगर आपका कोई हाउस प्रॉपर्टी है
उसका वो जो है बेटा अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस प्रॉपर्टी है, तो उसकी एनुअल वैल्यू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में कंप्यूट नहीं होगी। या अगर आपका जो हाउस प्रॉपर्टी है वो बेटा टेम्पररी नेचर का है, तो उसकी भी एनुअल वैल्यू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में कंप्यूट नहीं होगी। सो इट वाज ऑल अबाउट फर्स्ट कंडीशन ऑफ सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन। नाउ अपन देखते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ चार्जिंग सेक्शन, जो बोलती है कि एसएससी शुड बी ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। एसएससी should be owner of house property। सो ये सेकंड कंडीशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है, जो ये बोलती है कि एसएससी है वो हाउस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। अगर एसएससी हाउस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है तो एसएससी के हाथ में एनुअल वैल्यू कंप्यूट नहीं की जाएगी। जो पर्सन हाउस प्रॉपर्टी हेड में, जो पर्सन उस हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में ओनर होगा, उसी के हाथ में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में उस हाउस प्रॉपर्टी का कंप्यूटेशन किया जाएगा। भले उस पर्सन को रेंट रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, वो हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में ओनर है, उसके नाम पे हाउस प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, बट उस प्रॉपर्टी का जो रेंट है वो मिसेस ए को मिल रहा है, बट हाउस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है? मिस्टर ए। तो भले उसका रेंट है वो उसकी वाइफ को मिल रहा है, बट इनकम टैक्स में वो इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? इनकम टैक्स में वो इनकम है वो मिस्टर ए के हाथ में टैक्सेबल होगी, भले ही रेंटल इनकम है वो उसके वाइफ के अकाउंट में आ रही है। तो जो हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में ओनर होगा उसी के हाथ में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो टैक्सेबल होगी। बिकॉज हमारे दिमाग में जनरल कंसेप्ट क्या रहता है? हमारे दिमाग में जनरल कंसेप्ट ये रहता है कि जिसको इनकम मिल रही है उसके हाथ में इनकम टैक्सेबल होगी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है बेटा। हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में इनकम उसके हाथ में टैक्सेबल होती है जो उस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है, भले ही वो इनकम में किसी और पर्सन को मिल रही हो, बट ओनर के हाथ में है वो एनुअल वैल्यू कंप्यूट की जाएगी। अब आप मेरे को पूछोगे कि सर ओनर का मतलब क्या होता है, ये ओनर किसको बोलते हैं? तो जनरली ओनर किसको बोलते हैं? जनरली ओनर उसको बोलते हैं जिसके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है, उसको प्रॉपर्टी का ओनर बोला जाता है। बट यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में बेटा ओनरशिप के 3 कंसेप्ट है। सबसे पहला है बेटा लीगल ओनर, सबसे पहला है लीगल ओनर, फिर आता है ज्वाइंट ओनर, एंड थर्ड आता है डीम्ड ओनर। यह जो ज्वाइंट ओनरशिप का कंसेप्ट है ये बेटा दिया हुआ है सेक्शन 26 में, एंड डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट है ये दिया हुआ है सेक्शन 27 में। तो ज्वाइंट ओनरशिप अपन समझते हुए समय सेक्शन 26 को समझेंगे, एंड डीम्ड ओनरशिप समझते वक्त अपन सेक्शन 27 को प्रोविजंस को देखेंगे। सो इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो ओनर है वो या तो लीगल ओनर है, उसको भी ओनर बोला जाता है। अगर कोई ज्वाइंट ओनर है तो उसको भी हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में ओनर माना जाता है, एंड अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में डीम्ड ओनर है तो उसको भी ओनर माना जाता है। अब इनका मतलब क्या होता है ये अपन देखते हैं, एंड इनके प्रोविजंस को अपन समझते हैं। तो सबसे पहले आता है लीगल ओनर। तो किसी भी हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में लीगल ओनर किसको बोला जाता है? तो लीगल ओनर उस पर्सन को बोला जाता है जिस पर्सन के नाम पे हाउस प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है रजिस्ट्रार ऑफिस में, उस पर्सन को हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में लीगल ओनर बोला जाता है। अब ज्वाइंट ओनर किसको बोला जाता है? सो ज्वाइंट ओनर किसको बोला जाता है हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में? सो जैसा इसका नाम है ज्वाइंट ओनर का, वैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है एंड उस हाउस प्रॉपर्टी की ओनरशिप है वो एक से ज़्यादा पर्सन की है। फॉर एग्जांपल एक हाउस प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है एंड उस हाउस प्रॉपर्टी के अंदर 5 लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, इक्वल इन्वेस्टमेंट किया 20 लाख। सो उस हाउस प्रॉपर्टी के 5 ओनर है, बट इनकम टैक्स में ओनर किसको बोला जाता है? तो ये अपने को देखना है सेक्शन 26 में, बिकॉज जिस पर्सन को ओनर माना जाएगा उसी पर्सन के हाथ में उस हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होगी। अब हाउस प्रॉपर्टी है उसमें 5 जनों का नाम लिखा हुआ है, बिकॉज उन 5 पर्सन का हाउस प्रॉपर्टी में इक्वल इन्वेस्टमेंट है। सो अपने को ये देखना है कि उस हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में उन 5 पर्सन में से किसको ओनर बोला जाएगा। सो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए?
तो आप बोलते हो कि जो अगर हाउस प्रॉपर्टी में 5% का नाम लिखा हुआ है तो उन 5% के हाथ में प्रोपोर्शनेट इनकम को टैक्सेबल कर दो। सपोज करो एवरी पर्सन का 20% शेयर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, तो सबको 20% है, वो रेंटल इनकम मिल रही है, तो सबके हाथ में 20% एनुअल वैल्यू को टैक्सेबल कर दो। सो ये सेम कंसेप्ट सेक्शन 26 में बोला हुआ है। सेक्शन 26 क्या बोलती है ये अपन देखते हैं जॉइंट ओनरशिप के कंसेप्ट में। सेक्शन 26 ये बोलती है कि अगर कोई पर्सन है, अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है जिसके रेस्पेक्ट में एक से ज़्यादा ओनर है, तो ऐसे केस में दो पॉसिबल सिचुएशन है। सबसे पहले सिचुएशन है कि जो को ओनर्स है अगर उनका शेयर से हाउस प्रॉपर्टी में वो डिटरमाइंड है, उनका शेयर हाउस प्रॉपर्टी में डिटरमाइंड है। जो अपन ने एग्जांपल लिया था उस एग्जांपल में 5 को ओनर्स है एंड एवरी को ओनर्स का शेयर डिटरमाइंड है, तो अपन ने देखा था कि सर एवरी को ओनर्स के रेस्पेक्ट में जो है प्रोपोर्शनेट एनुअल वैल्यू टैक्सेबल कर दो। एंड सेक्शन 26 भी यही बोलता है कि अगर को ओनर्स का शेयर डिटरमाइंड है या एसर्टेनेबल है, तो ऐसे केस में जो भी को ओनर्स का प्रोपोर्शनेट शेयर है वो उनके हाथ में आप टैक्सेबल कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल एनुअल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी अगर 1 लाख रुपीज़ आती है तो एवरी पर्सन के हाथ में आप जो है 20,000 रुपीज़ है वो टैक्सेबल कर दीजिए। तो ये केस कब लगेगा? ये केस तब अप्लाई होगा जब को ओनर्स का शेयर है वो डिटरमाइंड है। अब कुछ केस है ऐसे आते हैं जिनके अंदर को ओनर्स का जो शेयर है वो बेटा डिटरमाइंड करना पॉसिबल नहीं होता, नॉट डिटरमिनेबल। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में वो 5% का नाम लिखा हुआ है, बट किसके नाम पे उस हाउस प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा है ये उस हाउस प्रॉपर्टी एग्रीमेंट में कहीं नहीं लिखा हुआ। एंड वो 5% है वो आपस में भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किसके नाम पे हाउस प्रॉपर्टी का कितना हिस्सा है, किसका कितना शेयर्स है। तो ऐसे केस में आप हाउस प्रॉपर्टी में ओनर किसको मानोगे? बिकॉज जिसको आप ओनर मानोगे उसी के हाथ में एनुअल वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगी। तो ऐसे केस में ये डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं होता कि हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में ओनर किसको बोला जाता है, बिकॉज ये बेटा कोर्ट केस होते हैं, सर्टेन कोर्ट केस जहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट होता है। एक भाई बोलता है हाउस प्रॉपर्टी मेरी है, दूसरा बोलता है मेरी है। तो ऐसे केस में ये जो हाउस प्रॉपर्टी की ओनरशिप किसके पास होगी ये एक्चुअल में कोर्ट डिटरमाइन करता है। एंड कोर्ट के डिसीजन वो कब आते हैं उनका कोई भरोसा नहीं है, उसमें 10 साल भी लग जाए, 15 साल भी लग जाए, 20 साल भी लग जाए। बट इनकम को तो आज टैक्स करना है, बिकॉज हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में जो रेंटल इनकम आ रही है वो तो आज आ रही है। तो एनुअल वैल्यू को इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी में इनकम टैक्स में आज की डेट में टैक्स करना है, तो वो किसके हाथ में टैक्स करे? तो अगर शेयर्स को ओनर्स के डिटरमिनेबल नहीं है तो सेक्शन 26 में जो इनकम टैक्स में ये प्रोविजंस डाला हुआ है कि हम जो टोटल 5 ओनर्स है, जितने भी हाउस प्रॉपर्टी के को ओनर्स है, उनको एज एओपी या बीओआई मानेंगे। अगर वो सारे इंडिविजुअल है तो उनको बीओआई मानेंगे, अगर इंडिविजुअल के अलावा और कोई पर्सन है तो उसको एओपी मानेंगे। एंड वो एनुअल वैल्यू हम एओपी के हाथ में टैक्स कर देंगे। इन 5% में से किसी के हाथ में टैक्स नहीं करेंगे, उन सबको एक एओपी या बीओआई मान के उनके हाथ में हम एनुअल वैल्यू टैक्स कर देंगे। सो इनकम टैक्स में बहुत ही सिंपल प्रोविजंस डाला हुआ है कि जॉइंट ओनरशिप के केस में कौन से पर्सन को ओनर माना जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर जॉइंट ओनरशिप के केस में अगर ईच को ओनर का शेयर डिटरमिनेबल है, एसर्टेन्ड है, तो ऐसे केस में प्रोपोर्शनेट एनुअल वैल्यू ईच को ओनर के हाथ में टैक्सेबल होएगी। और अगर उनका शेयर से वो डिटरमिनेबल नहीं है तो उनको एज एओपी या बीओआई मान के उस एओपी एंड बीओआई के हाथ में एनुअल वैल्यू को टैक्स किया जाएगा। यह दिया हुआ है सेक्शन 27 में। तो अपन ने देखा हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में लीगल ओनर किसको बोला जाता है एंड जॉइंट ओनर किसको बोला जाता है। जॉइंट ओनरशिप के केस में कौन से पर्सन को ओनर बोला जाता है। अब अपन एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वो बोलता है डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट। ये डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट क्या होता है ये अपन देखना स्टार्ट करते हैं। ये इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। सो थर्ड कंसेप्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं डीम्ड ओनरशिप का। ये डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट क्या बोलता है, यह दिया हुआ है सेक्शन 27 में। एंड सेक्शन 27 ये बताती है कि अगर कोई पर्सन है वो हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में रजिस्टर्ड ओनर नहीं है, मतलब हाउस प्रॉपर्टी है वो किसी दूसरे पर्सन के नाम पे रजिस्टर्ड है,
फिर भी हम एसएससी को उस हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में ओनर मान लेंगे। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि हाउस प्रॉपर्टी का लीगल ओनर कोई और ही पर्सन है, फिर भी हम एसएससी को हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में ओनर मान लेंगे। एंड इसमें ऐसा ओनर कब मानेंगे? तो ऐसा बेटे 5 केस है। 5 केसेस के अंदर एसएससी को हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में ओनर मान लिया जाता है, इवन इफ हाउस प्रॉपर्टी आर रजिस्टर्ड इन नेम ऑफ अदर पर्सन, नॉट इन द नेम ऑफ एसएससी। तो सेक्शन 27 में ऐसे 5 केसेस है जिसमें डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट अप्लाई होता है। इसको आप जो लीगल ओनरशिप का कंसेप्ट है इसका एक्सेप्शन भी बोल सकते हो, बिकॉज इसके अंदर जिस पर्सन के नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है उसको ओनर नहीं माना जाता, बल्कि ओनर है वो किसी दूसरे पर्सन को बोला जाता है। ऐसे 5 केसेस है। तो इन 5 केसेस को अपन समझना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले केस है वो ये बोलता है कि अगर कोई एसएससी है, वो हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है। किसको ट्रांसफर करता है? या तो स्पाउस को ट्रांसफर करता है या ट्रांसफर करता है माइनर चिल्ड्रन को। या तो स्पाउस को ट्रांसफर करता है या ट्रांसफर करता है माइनर चिल्ड्रन को। और जो हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है वो ट्रांसफर करता है फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, या ट्रांसफर करता है इनएडिक्वेट कंसीडरेशन। सो इसमें आपको कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट अप्लाई होगा कि अगर कोई एसएससी है वो सबसे पहले तो ट्रांसफर होनी चाहिए बेटा हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर होनी चाहिए? या तो स्पाउस को, या तो हाउस प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफर होनी चाहिए या तो स्पाउस को या माइनर चिल्ड्रन को। अगर इसके अलावा किसी और पर्सन को ट्रांसफर हो रही है तो यह कंसेप्ट अप्लाई नहीं लगेगा। और हाउस प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर हो रही है? फॉर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन। या इनएडिक्वेट कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? सपोज करो हाउस प्रॉपर्टी की जो है फेयर मार्केट वैल्यू 70 लाख एंड ये एसएससी हाउस प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर रहा है फ्री में, तो ऐसे केस में इसको इनएडिक्वेट कंसीडरेशन बोला जाएगा। एंड ऐसे केस में डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट वो अप्लाई हो जाएगा। अब डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट क्या बोलता है? डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट ये बोलता है कि इस एसएससी को ही हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। इस एसएससी को ही हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा जो अपनी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है अपने स्पाउस को या माइनर चिल्ड्रन को। सो हाउस प्रॉपर्टी का लीगल ओनर कौन होगा? लीगल ओनर तो या तो स्पाउस होगा या माइनर चिल्ड्रन होगा। हाउस प्रॉपर्टी उनको नाम पे रजिस्टर्ड होगी बिकॉज जो एसएससी है उसने तो हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी अपने स्पाउस को या माइनर चिल्ड्रन को। बट अगर हाउस प्रॉपर्टी आपने इनएडिक्वेट कंसीडरेशन ट्रांसफर की है तो ऐसे केस में एसएससी को ही हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। यहाँ पे डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट है वो अप्लाई हो जाएगा। अब सर आप अपन ये देखते हैं कि ये कंसेप्ट है ये बेटा इनकम टैक्स में क्यों डाला गया, ये कंसेप्ट डीम्ड ओनरशिप का इनकम टैक्स में क्यों डाला गया, इसके पीछे क्या रीजन है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कंसेप्ट इनकम टैक्स में डाला गया टैक्स प्लानिंग को रोकने के लिए। पीपल ये वो टैक्स प्लानिंग करते थे। टैक्स प्लानिंग कैसे करते थे? फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है उसकी जो इनकम है वो बेटा इनकम है वो ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल उसकी सैलरी इनकम है वो 8 लाख उसको सैलरी इनकम हो रही है एंड 5 लाख उसको हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आती है, या 5 लाख है वो आप हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू समझ सकते हो। सो अगर 5 लाख उसको रेंटल इनकम आ रही है तो उसको 13 लाख पे टैक्स लगता है। सो उसको हायर रेट पे टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। सो हायर रेट से बचने के लिए उसको टैक्स पेमेंट कम करने के लिए उसने क्या किया, उसने जो अपना हाउस है वो अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र कर दिया। उसकी जो वाइफ है वो हाउस वाइफ है और उसकी कोई भी इनकम नहीं है। तो अब जो ₹5 लाख हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आएगी वो वाइफ के हाथ में आएगी एंड वाइफ है जो हाउस प्रॉपर्टी के केस में लीगल ओनर है। तो ऐसे केस में अगर डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट नहीं होता तो वाइफ को हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में ओनर मान के उसके हाथ में वो 5 लाख रुपीज़ है वो टैक्सेबल हो जाते। एंड आप देखोगे कि 5 लाख रुपीज़ तक कोई भी टैक्स नहीं है आफ्टर टेकिंग 87A रिबेट। सो यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ पे है वो मिस्टर ए पे टैक्स नहीं लगता एंड 5 लाख रुपीज़ उसकी वाइफ के हाथ में जो है वो बेटा एग्जाम्पशन की सेक्शन 87A एंड बेसिक स्लैब के अंदर कवर हो जाते।
तो 5 लाख रुपीज पे जो गवर्नमेंट को टैक्स मिलना था वो गवर्नमेंट को नहीं मिल पाता बिकॉज ऑफ दैट टाइप ऑफ टैक्स प्लानिंग। तो इस टैक्स प्लानिंग को रोकने के लिए यहाँ पे डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट लाया गया कि भले ही आप अपनी जो हाउस प्रॉपर्टी है वो वाइफ को ट्रांसफर करो या माइनर चिल्ड्रन को ट्रांसफर करो, अगर आप ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफर करते हो तो ऐसे केस में हम आपको ही हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में डीम्ड ओनर मान लेंगे। सो ऐसे ये डीम्ड ओनरशिप का फर्स्ट कंसेप्ट है, यह गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में डाला। बट इसके केस में आपको क्या ध्यान में रखना है, इसके केस में आपको ये ध्यान में रखना है कि जब एसएससी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, सपोज करो अगर एसएससी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है स्पाउस को, तो जिस समय हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है उस समय हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है वो सबसिट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एसएससी ने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की अपनी होने वाली वाइफ को, मतलब हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की एंगेजमेंट के टाइम पे, तो ऐसे केस में उस हाउस प्रॉपर्टी पे डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट नहीं लगेगा बिकॉज वो टाइम हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है वो सबसिट नहीं करता, वो आपकी वाइफ नहीं होगी, वो आपकी होने वाली वाइफ होगी। तो ऐसे केस में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं लगेगा। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो आफ्टर मैरिज तो आप पे ये जो डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट है ये अप्लाई हो जाएगा। बट इसके बेटा दो एक्सेप्शन है, दो प्रैक्टिकल केस में ये डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट नहीं लगता है। फर्स्ट केस है कि अगर आप हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो अपनी स्पाउस को इन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, यह जनरली डाइवोर्स के केस में होता है कि अगर आप अपनी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो अपनी स्पाउस को इन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, तो ऐसे केस में डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। हाउस प्रॉपर्टी की जो एनुअल वैल्यू है वो ट्रांसफरी के हाथ में ही टैक्सेबल होगी बिकॉज कोई भी पर्सन है वो टैक्स प्लानिंग के लिए अपनी वाइफ से डिवोर्स नहीं लेगा, अपने वाइफ से एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट का एग्रीमेंट नहीं करेगा। तो ये एक प्रैक्टिकल केस है, तो ऐसे प्रैक्टिकल केस में डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट है वो अप्लाई करना सही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इसका एक्सेप्शन डाला कि अगर कोई पर्सन हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है अपनी स्पाउस को इन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, तो ऐसे केस में डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। ऐसे केस में हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू है वो ट्रांसफरी के हाथ में ही टैक्सेबल होगी। एंड सेकेंड एक्सेप्शन यहाँ पे डाला कि अगर कोई पर्सन हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है अपनी मैरिड माइनर डॉटर को, अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है अपनी मैरिड माइनर डॉटर को, तो ऐसे केस में भी डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। यह सेकंड एक्सेप्शन क्यों डाला गया, बिकॉज आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर एक दहेज का रिवाज है जिसमें प्रैक्टिकली जो पर्सन है वो शादी के बाद अपनी बेटी को जो है कुछ ना कुछ देते हैं। तो ये प्रैक्टिकली दिया जाता है, ये टैक्स प्लानिंग के लिए नहीं दिया जाता। सो ऐसे केस में डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट है वो अप्लाई नहीं होगा एंड उस मैरिड माइनर डॉटर को ही एसएससी के उस मैरिड माइनर डॉटर को ही हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में ऑनर है वो मान लिया जाएगा। यहाँ पे डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट है वो अप्लाई नहीं होगा। सो डीम्ड ओनरशिप के कंसेप्ट में अपन ने फर्स्ट केस देखा कि अगर कोई पर्सन है वो अपनी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है अपने स्पाउस को या मैरिड स्पाउस को या माइनर चिल्ड्रन को, एंड हाउस प्रॉपर्टी उसने ट्रांसफर की है वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन अगर ट्रांसफर करता है, तो ऐसे केस में उस पर्सन को ही हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में डीम्ड ओनर मान लिया जाता है। बट इसके टू एक्सेप्शन है एंड टू एक्सेप्शन में अपन ने ये देखा कि अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है अपने स्पाउस को इन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, तो ऐसे केस में डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। या आपने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की अपने मैरिड माइनर डॉटर को, तो भी आपके ऊपर डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट है वो अप्लाई नहीं होगा। एंड इसमें अपन ने देखा कि आपको यह चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आप हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है वो सबसेट होना चाहिए। अगर आप उससे पहले हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, जैसे एंगेजमेंट के टाइम ट्रांसफर कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपका जो डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट है वो अप्लाई नहीं होगा। सो इट वाज फर्स्ट केस ऑफ डीम्ड ओनरशिप। अब एक टैक्स प्लानिंग और आती है एसएससी के माइंड में इसी कंसेप्ट में, जो फर्स्ट केस है डीम्ड ओनरशिप का। वहाँ पे एसएससी क्या करता है, एसएससी ये करता है कि एसएससी हाउस प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को ट्रांसफर नहीं करता। एसएससी क्या करता है, स्पाउस को मनी गिफ्ट करता है।
सॉरी, फॉर एग्जांपल ये जो हाउस प्रॉपर्टी, इस हाउस प्रॉपर्टी की जो एडिक्यूट कंसिडरेशन है वो बेटा 50 लाख रुपीज़ है। तो एसएससी क्या टैक्स प्लानिंग करता है, एसएससी ट्रांसफर करता है मनी टू हिज स्पाउस। तो एसएससी मनी स्पाउस को ट्रांसफर करता है एंड स्पाउस क्या करती है, उसी मनी से एसएससी से हाउस प्रॉपर्टी एडिक्यूट कंसिडरेशन में परचेज कर लेती है। तो यहाँ पे जो डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट है ये अप्लाई नहीं होगा। ये अप्लाई क्यों नहीं होगा, बिकॉज एसएससी ने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है अपने स्पाउस को, बट कंसिडरेशन इनएडिक्यूट नहीं है, कंसिडरेशन यहाँ पे एडिक्यूट है। तो ऐसे केस में डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता। तो ऐसी टैक्स प्लानिंग पहले एसएससी किया करते थे इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। बट ये आप क्लबिंग के चैप्टर में जाओगे, वहाँ पे सेक्शन 64(1)(4) के अंदर आप देखोगे तो ऐसी हाउस प्रॉपर्टी की भी इनकम है वो ट्रांसफर के हाथ में क्लब हो जाती है। तो ऐसी टैक्स प्लानिंग का भी फायदा नहीं होगा एसएससी को, बिकॉज उस हाउस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगी वो एसएससी के हाथ में क्लब हो जाएगी। तो अपन ने फर्स्ट केस ऑफ डीम्ड ओनरशिप समझा कि अगर कोई भी एसएससी है वो अपनी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है स्पाउस को, और हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है वो बेटा इनएडिक्यूट कंसिडरेशन ट्रांसफर की है, या वो हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है अपने माइनर चिल्ड्रन को, या हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है चिल्ड्रन को फॉर इनएडिक्यूट कंसिडरेशन, तो ऐसे केस में डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा। बट ये कंसेप्ट 2 केस पे अप्लाई नहीं होगा। तो 2 एक्सेप्शन अपन ने देखे। फर्स्ट एक्सेप्शन में अपन ने देखा कि अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की अपने स्पाउस को इन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, तो ऐसे केस में डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट नहीं अप्लाई होगा। या आपने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की अपनी मैरिड माइनर डॉटर को, तो आप पे डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट है वो अप्लाई नहीं होगा। इट वाज ऑल अबाउट फर्स्ट केस ऑफ डीम्ड ओनरशिप। अब अपन चलते हैं सेकंड केस ऑफ डीम्ड ओनरशिप की तरफ कि सेकंड केस ऑफ डीम्ड ओनरशिप क्या बोलता है। तो आइए मेरे साथ, सेकंड केस ऑफ डीम्ड ओनरशिप बोलता है कि अगर कोई भी एसएससी है वो होल्डर है, किसका होल्डर है बेटा, होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल एस्टेट। कोई भी एसएससी है अगर वो इम्पार्टेबल एस्टेट को होल्ड करता है तो उसको उसके रेस्पेक्ट में ओनर मान लिया जाएगा, भले ही वो प्रॉपर्टी है वो किसी और पर्सन के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो ये सबसे पहले इम्पार्टेबल एस्टेट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि ऐसी एस्टेट, ऐसी जायदाद जिसका पार्टीशन पॉसिबल नहीं है, जिसको अपन पार्टीशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि एक पर्सन है मिस्टर ए, एंड मिस्टर ए के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, एंड वो हाउस प्रॉपर्टी उन्होंने जो है डेथ के समय विल में लिखा कि इस हाउस प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो उनके सन में तब तक नहीं होगा जब तक उनके माताजी जिंदा है। तो अब ऐसे केस में हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में ऑनर किसको मानेंगे, तो ऐसे केस में हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में ऑनर उस पर्सन को मानेंगे जो उस हाउस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। एंड ऐसी हाउस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं इम्पार्टेबल एस्टेट, बिकॉज उसका पार्टीशन पॉसिबल नहीं है। जब तक जो मिस्टर ए की वाइफ है वो जिंदा है तब तक वो प्रॉपर्टी है वो उनके सन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इम्पार्टेबल एस्टेट जिनका पार्टीशन पॉसिबल नहीं है। या बहुत सारे स्टेट्स में आपने देखा होगा कि जो मंदिर की ज़मीन होती है वो मंदिर की ज़मीन है, उसका पार्टीशन पॉसिबल नहीं होता, उसका ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे केस में जो पर्सन उस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है उसी के रेस्पेक्ट में उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू वो टैक्सेबल हो जाती है, बिकॉज उसी पर्सन को उस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में डीम्ड ओनर मान लिया जाता है। तो जो पर्सन इम्पार्टेबल एस्टेट को होल्ड करता है उसी को उसके रेस्पेक्ट में ओनर मान लिया जाएगा, इवन इफ वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है। अब अपन थर्ड केस ऑफ डीम्ड ओनरशिप का देखते हैं। ये जो थर्ड केस ऑफ डीम्ड ओनरशिप का है ये प्रैक्टिकल केस है। मैं इसको आपको पहले समझाता हूँ फिर अपन इसको देखते हैं कि थर्ड केस क्या बोलता है कि जैसे मुंबई, बेंगलोर जो मेट्रो सिटी है वहाँ पे आपने देखा होगा कि हाउसिंग सोसाइटी का कंसेप्ट है, वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है। तो वहाँ पे जो कंसेप्ट है वो हाउसिंग सोसाइटी का कंसेप्ट है। अभी हाउसिंग सोसाइटी का कंसेप्ट क्या होता है, ये कंपनी जैसा ही कंसेप्ट होता है। जैसे जिस पर्सन के पास कंपनी के शेयर्स होते हैं उस पर्सन को कंपनी के रेस्पेक्ट में ओनर माना जाता है। वैसे ही हाउसिंग सोसाइटी के कंसेप्ट में क्या होता है, जिस पर्सन के पास हाउसिंग सोसाइटी का शेयर सर्टिफिकेट होता है
उस पर्सन को उस हाउसिंग सोसाइटी के रेस्पेक्ट में जो भी रेस्पेक्टिव फ्लैट का उसके पास शेयर सर्टिफिकेट होगा उस फ्लैट का ओनर माना जाता है। बट आप अगर लीगली देखोगे तो लीगली जो हाउसिंग सोसाइटी को जो लैंड एंड बिल्डिंग होती है वो सोसाइटी के नाम पे रजिस्टर्ड होती है। बट अगर आपको उस सोसाइटी के अंदर फ्लैट परचेज करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको उस हाउसिंग सोसाइटी की मेंबरशिप लेनी पड़ती है एंड उस रेस्पेक्टिव जो फ्लैट है उसका शेयर सर्टिफिकेट आपको हाउसिंग सोसाइटी से परचेज करना पड़ता है, तो आपके पास हाउसिंग सोसाइटी की मेंबरशिप आ जाती है। सो अब इस केस में प्रॉब्लम कहाँ पे अराइज हुई, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम कहाँ पे अराइज हुई कि हाउस प्रॉपर्टी की जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो तो रजिस्टर्ड है सोसाइटी के नाम पे। अब जो एसएससी है वो फ्लैट को रेंट पे देता है एंड इनकम टैक्स में जो ओनर बोला हुआ है वो लीगल ओनर को बोला हुआ है। एंड सपोज करो डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट नहीं है तो लीगल ओनर तो कौन हुआ उसका, जिसके नाम पे हाउस प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है। अभी हाउस प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है सोसाइटी के नाम पे, तो ऐसे जो फ्लैट की जो एनुअल वैल्यू होगी वो तो सोसाइटी के नाम पे टैक्सेबल हो जाएगी, बिकॉज लीगल ओनर कौन है, लीगल ओनर वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। बट एक्चुअल में प्रैक्टिकली आप देखने जाओगे तो ओनरशिप उस पर्सन के हाथ में है जिस पर्सन के हाथ में उस रेस्पेक्टिव फ्लैट का शेयर सर्टिफिकेट है। सो उस हाउस प्रॉपर्टी की जो फ्लैट की रेस्पेक्टिव एनुअल वैल्यू है वो आपके हिसाब से किसके हाथ में टैक्सेबल होनी चाहिए, उस फ्लैट ओनर के हाथ में टैक्सेबल होनी चाहिए, उस हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर के हाथ में टैक्सेबल होनी चाहिए, उस हाउसिंग सोसाइटी के नाम पे टैक्सेबल नहीं होने चाहिए। इसके लिए यहाँ पे डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट डाला गया और इसके अंदर बोला गया अगर कोई भी पर्सन है वो मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर है तो ऐसे केस में उसी को ही उस हाउसिंग सोसाइटी के प्रोपोर्शनेट हाउसिंग सोसाइटी के रेस्पेक्ट में डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा, इवन इफ वो बिल्डिंग और लैंड है वो सोसाइटी के नाम पे रजिस्टर्ड है। बट अगर पर्सन उस हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर है तो उस पर्सन को उसके रेस्पेक्टिव फ्लैट के रेस्पेक्ट में डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। सो थर्ड केस बोलता है कि मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी या कंपनी जो भी उसका फॉर्म है तो उस मेंबर को ही डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा, इवन इफ जो हाउसिंग सोसाइटी है वो बेटा उसके नाम पे रजिस्टर्ड है, किसके, सोसाइटी या कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है, बट उस मेंबर को ही डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। अब डीम्ड ओनरशिप का फोर्थ कंसेप्ट आता है, फोर्थ केस आता है। वो फोर्थ केस क्या बोलता है, सो फोर्थ केस बोलता है कि अगर किसी भी हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन 53A सेटिस्फाई हो जाती है तो ऐसे केस में उस बायर को ही हाउस प्रॉपर्टी का ओनर मान लिया जाएगा, इवन इफ वो प्रॉपर्टी अभी भी सेलर या किसी और पर्सन के नाम पे रजिस्टर्ड है। यह केस कब होता है प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक पर्सन है मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी परचेज की मिस्टर बी से। ये जो मिस्टर बी है वो मिस्टर ए का रिलेटिव है, फ्रेंड है, जो भी है। सो मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी परचेज की मिस्टर बी से 70 लाख रुपीज में। ये प्रॉपर्टी का परचेज की 1 अप्रैल 2020 को मिस्टर ए ने मिस्टर बी से प्रॉपर्टी परचेज की 70 लाख रुपीज में। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को है वो प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको 70 लाख रुपीज दूंगा और उन्होंने एक परचेज एग्रीमेंट कर लिया कि ये परचेज एग्रीमेंट अपन कर लेते हैं जिसके अकॉर्डिंगली मैं आपसे प्रॉपर्टी परचेज करूंगा, आपको 70 लाख रुपीज दूंगा, आपको मेरे को प्रॉपर्टी का पोजीशन ट्रांसफर करना है। अब यह सभी परचेज एग्रीमेंट एंटर्ड हुआ एंड क्या हुआ कि मिस्टर बी ने जो है मिस्टर ए को है वो प्रॉपर्टी का पोजीशन दे दिया, प्रॉपर्टी की चाबी दे दी। एंड मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ पार्ट पेमेंट कर दिया एंड बैलेंस पेमेंट करने का प्रॉमिस कर दिया एंड दोनों के बीच में परचेज एग्रीमेंट है वो एंटर्ड हो गया। तो ऐसे केस में अब क्या होगा, अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सपोज करो मिस्टर ए ने जो हाउस प्रॉपर्टी है वो हाउस प्रॉपर्टी आगे रेंट पे दे दी। मिस्टर ए ने क्या किया कि ये जो हाउस प्रॉपर्टी है ये हाउस प्रॉपर्टी आगे रेंट पे दे दी। तो आप मेरे को बताइए कि ये जो रेंटल इनकम है, ये जो हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू है, ये किसके हाथ में टैक्सेबल होनी चाहिए? क्या मिस्टर ए के हाथ में टैक्सेबल होनी चाहिए या मिस्टर बी के हाथ में टैक्सेबल होनी चाहिए? बिकॉज जो है हाउस प्रॉपर्टी का परचेज एग्रीमेंट हो गया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ये परचेज कंसिडरेशन पेमेंट करने के लिए प्रॉमिस कर दिया एंड मिस्टर बी ने हाउस प्रॉपर्टी का पोजीशन मिस्टर ए को दे दिया। बट अभी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं हुआ है, प्रॉपर्टी है वो रजिस्टर्ड ऑफिस में अभी भी मिस्टर बी के नाम पे रजिस्टर्ड है।
तो ऐसे केस में अगर आप जो जनरल प्रोविजंस देखोगे डीम्ड ओनरशिप के अलावा, अगर आप जनरल प्रोविजंस देखोगे, जो लीगल ओनरशिप का प्रोविजन देखोगे, उसके अकॉर्डिंगली कि तो ये हाउस प्रॉपर्टी की जो एनुअल वैल्यू है, जो रेंटल इनकम है, वो मिस्टर बी के हाथ में टैक्सेबल होनी चाहिए, बिकॉज मिस्टर बी है वो हाउस प्रॉपर्टी का लीगल ओनर है। बट आप प्रैक्टिकली देखोगे तो मिस्टर बी ने प्रॉपर्टी है वो मिस्टर ए को सेल कर दी है, केवल फॉर्मेलिटी के लिए वो प्रॉपर्टी है वो मिस्टर ए के नाम पे रजिस्टर करना बाकी है, बाकी मोटा मोटी सारा ट्रांजैक्शन हो चुका है। तो ऐसे केस में आपके हिसाब से प्रॉपर्टी किसके नाम पे टैक्सेबल होनी चाहिए? तो आपके हिसाब से ये प्रॉपर्टी है मिस्टर ए के हाथ में टैक्सेबल होनी चाहिए। यही बेटा डीम्ड ओनरशिप के अंदर फोर्थ कंसेप्ट डाला हुआ है कि अगर कोई पर्सन है उसके रेस्पेक्ट में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन 53A सेटिस्फाई हो जाती है, तो ऐसे केस में बायर को ही डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में, इवन इफ वो प्रॉपर्टी अभी भी सेलर के नाम पे रजिस्टर्ड है। सो ये सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की क्या बोलती है? ये बोलती है अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। ये तीन कंडीशन कौन सी है? सबसे पहली कंडीशन है कि परचेजर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट हो जाना चाहिए, बायर एंड सेलर के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन बोलती है कि बायर ने सेलर को या तो परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट कर दिया है और या पेमेंट करने का क्या कर दिया है, प्रॉमिस कर दिया है, या तो पेमेंट कर दिया है, पेमेंट करने का प्रॉमिस कर दिया है। एंड थर्ड कंडीशन बोलती है कि जो सेलर है उस सेलर ने बायर को है जो है उस प्रॉपर्टी का पोजेशन है वो पोजेशन ट्रांसफर कर दिया है। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की, तो उस बायर को ही प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा, इवन इफ वो प्रॉपर्टी अभी भी सेलर के नाम पे रजिस्टर्ड है। सो इट इज ऑल अबाउट फोर्थ केस ऑफ डीम्ड ओनरशिप। अब अपन लास्ट केस ऑफ डीम्ड ओनरशिप का समझते हैं। वो लास्ट केस क्या बोलता है जिसके अंदर एसएससी को डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा? ये बेटा केस है लॉन्ग टर्म लीज का। यह केस है लॉन्ग टर्म लीज का। अगर आप अपनी हाउस प्रॉपर्टी किसी पर्सन को लॉन्ग टर्म लीज पे देते हो, तो ऐसे केस में जिस पर्सन को आपने वो प्रॉपर्टी लीज पे दी उसी पर्सन को हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। और ये कंसेप्ट प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिकली अगर आप किसी पीरियड से ज़्यादा है वो प्रॉपर्टी किसी टेनेंट को देते हो रेंट पे, तो उसको उस प्रॉपर्टी पे टेनेंसी राइट आ जाता है एज पर स्टेट लॉ। फिर आप वो प्रॉपर्टी उस टेनेंट से वो वैकेंट नहीं करवा सकते, उस प्रॉपर्टी पे उस टेनेंट का टेनेंसी राइट है वो अरेंज हो जाता है। तो यहाँ पे डीम्ड ओनरशिप के कंसेप्ट में क्या डाला कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, वो अपनी जो हाउस प्रॉपर्टी है वो लीज पे देता है, और कौन सी लीज है? वो लॉन्ग टर्म लीज पे देता है। किसको लीज पे देता है? किसी अदर पर्सन को। तो ऐसे केस में मिस्टर बी को उस हाउस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। बट ये लॉन्ग टर्म लीज का क्या मतलब हुआ? लॉन्ग टर्म लीज किसको बोलेंगे? तो लॉन्ग टर्म लीज उसको बोलते हैं कि अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी है वो 12 ईयर या मोर पीरियड के लिए किसी को लीज पे दी है, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लीज। अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी है वो 12 ईयर या उसके मोर पीरियड के लिए अगर किसी को लीज पे दी है तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लीज। अब ये जो आपको 12 ईयर का पीरियड देखना है, ये आपको इसके अंदर ओरिजिनल पीरियड भी देखना है एंड प्रोविजन फॉर एक्सटेंशन पीरियड भी देखना है। इसमें आपको प्रोविजन फॉर एक्सटेंशन पीरियड भी देखना है एंड ओरिजिनल पीरियड भी देखना है। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि लीज एग्रीमेंट एंटर्ड होता है तो उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि यह प्रॉपर्टी मिस्टर ए है, वो मिस्टर बी को 10 ईयर की लीज पे दे रहा है एंड सब कुछ सही रहा तो इस लीज पीरियड को हम 5 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं। ऐसा अगर उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो ओरिजिनल पीरियड तो कितना हुआ? ओरिजिनली लीज पे दिया 10 ईयर के लिए, एंड उसमें प्रोविजन फॉर एक्सटेंशन पीरियड कितना है? उसमें प्रोविजन फॉर एक्सटेंशन पीरियड है 5 साल का। तो ऐसे केस में उस लीज का टर्म कितना माना जाएगा? उस लीज का टर्म 15 ईयर्स माना जाएगा एंड ये लीज है वो लॉन्ग टर्म लीज हो जाएगी। तो अगर ये लॉन्ग टर्म लीज हो जाएगी तो मिस्टर बी के हाथ में इस लीज की है, उस हाउस प्रॉपर्टी की है, वो एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होगी बिकॉज मिस्टर बी को उस हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। सो ये अपन ने देखा फिफ्थ केस ऑफ डीम्ड ओनरशिप। बट इसका एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या बोलता है कि अगर आपका जो लीज पीरियड है वो मंथ टू मंथ बेसिस का है
या आपका जो लीज पीरियड है वो लेस देन 11 मंथ बेसिस पे, सपोज करो ऐसा लीज पीरियड में लिखा हुआ है कि आपका जो लीज है, लीज पीरियड है वो 15 ईयर का है, बट हर 11 मंथ के अंदर, हर हर मंथ के अंदर या हर मंथ के अंदर हम ये देखेंगे कि वापस 1 मंथ के लिए हमको जो लीज है वो रिन्यूअल करनी है या नहीं करनी है। तो अगर ये जो पीरियड है ये मंथ टू मंथ बेसिस पे या लेस देन 12 मंथ बेसिस पे, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि हर 12 मंथ, हर 11 मंथ पे हम देखेंगे कि वापस जो है 11 मंथ के लिए आपको लीज है वो रिन्यूअल करनी है या नहीं करनी है, तो ऐसे केस में ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। इसको बेटा अपन लॉन्ग टर्म लीज नहीं बोलेंगे। भले ही जो लीज का पीरियड है वो 12 ईयर से ज़्यादा का पीरियड है, बट अगर पीरियड आपका मंथ टू मंथ बेसिस पे या लेस देन 12 मंथ बेसिस पे, कि हर 11 मंथ पे हम देखेंगे कि वापस 11 मंथ के लिए आपका जो लीज है वो रिन्यूअल करना है या नहीं करना है, तो ऐसे केस में जो है वो डीम्ड कंजरशिप का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा, उसको लॉन्ग टर्म लीज नहीं बोला जाएगा। सो अपन ने डीम्ड ओनरशिप के 5 कंसेप्ट देखे। सबसे पहले अपन ने देखा कि अगर कोई भी एसएससी है वो हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है अपने स्पाउस को या माइनर चिल्ड्रन को, तो ऐसे केस में उस एसएससी को ही हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। बट इसके अपन ने 2 एक्सेप्शन देखे। वो 2 एक्सेप्शन में फर्स्ट एक्सेप्शन था कि अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है अपने स्पाउस को इन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, तो ऐसे केस में उस स्पाउस को ही हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में ओनर माना जाएगा, उस पर डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट है वो अप्लाई नहीं होगा। एंड सेकंड एक्सेप्शन में आपने ये देखा कि हाउस प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर करते हैं मैरिड माइनर डॉटर को, तो ऐसे केस में भी डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट है वो अप्लाई नहीं होगा। फिर आपने सेकंड कंसेप्ट देखा डीम्ड ओनरशिप का कि कोई पर्सन है, कोई एसएससी है, वो होल्डर है, किसका होल्डर है, इम्पार्टेबल एस्टेट का, तो ऐसे केस में उस एसएससी को ही हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में ओनर मान लिया जाएगा। फिर थर्ड केस में अपन ने देखा कि अगर कोई पर्सन है वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर है, तो ऐसे केस में उस पर्सन को ही उस रेस्पेक्टिव फ्लैट का, उस रेस्पेक्टिव प्रॉपर्टी का ओनर मान लिया जाएगा, इवन इफ वो लैंड या बिल्डिंग है वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम पे रजिस्टर्ड है। फिर फोर्थ केस आपने देखा कि किसी भी हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन 53A की 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, तो ऐसे केस में उस बायर को ही हाउस प्रॉपर्टी का ओनर मान लिया जाएगा, इवन इफ वो प्रॉपर्टी अभी भी सेलर के नाम पे रजिस्टर्ड है। वो 3 कंडीशन कौन सी थी कि परचेजर एंड बायर्स एंड सेलर के बीच में जो है वो एग्रीमेंट हो जाना चाहिए, एंड बायर ने सेलर को पेमेंट कर, या तो पेमेंट कर दिया है या पेमेंट करने के लिए प्रॉमिस कर दिया है, एंड सेलर ने बायर को है वो प्रॉपर्टी का पोजेशन है वो ट्रांसफर कर दिया है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी तो बायर को ही प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में ओनर मान लिया जाएगा, इवन इफ अभी भी उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, वो प्रॉपर्टी अभी भी सेलर के नाम पे रजिस्टर्ड है। फिर अपन ने फोर्थ केस देखा कि अगर कोई भी पर्सन है वो अपनी प्रॉपर्टी देता है लॉन्ग टर्म लीज पे, कोई पर्सन है वो क्या करता है अपनी प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म लीज पे देता है, तो ऐसे केस में वो जो लेजी है उस लेजी को ही प्रॉपर्टी का ओनर मान लिया जाएगा। या लॉन्ग टर्म लीज किसको बोलते हैं, तो इसके अंदर अपन ने देखा कि अगर आप प्रॉपर्टी लीज पे देते हो और लीज पीरियड आपका 12 ईयर से ज़्यादा है, सो इस 12 ईयर के पीरियड में आपको ओरिजिनल पीरियड एंड प्रोविजन फॉर एक्सटेंशन पीरियड दोनों इंक्लूड करना है, और ये दोनों पीरियड आपके 12 ईयर से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में उसको लॉन्ग टर्म लीज बोला जाएगा। बट अगर आपका जो लीज पीरियड 12 ईयर से ज़्यादा है, बट जो आपके लीज है वो मंथ टू मंथ बेसिस पे या लेस देन 12 मंथ बेसिस पे, तो ऐसे केस में आप पे जो है डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा, उसको लॉन्ग टर्म लीज नहीं बोला जाएगा। इट इज ऑल अबाउट सेक्शन 27 एंड कंडीशन 2 ऑफ चार्जिंग सेक्शन दैट एसएससी शुड बी ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सो अपन क्या समझ रहे थे, अपन चार्जिंग सेक्शन को समझ रहे थे, एंड चार्जिंग सेक्शन में अपन ने देखा कि अगर 3 कंडीशन किसी भी हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में सेटिस्फाई हो जाती है, तो ऐसे केस पे उस हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में कंप्यूट किया जाता है। तो फर्स्ट कंडीशन में अपन ने देखा कि हाउस प्रॉपर्टी शुड बी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनेट टू बिल्डिंग। तो हाउस प्रॉपर्टी या तो आपकी बिल्डिंग होनी चाहिए, एंड बिल्डिंग किसको बोलते हैं कि किसी भी ओपन स्पेस ऑफ लैंड पे कोई परमानेंट टाइप का कंप्लीट स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको अपन बिल्डिंग बोलते हैं। एंड लैंड अपॉर्चुनेट बिल्डिंग किसको बोलते हैं, लैंड अपॉर्चुनेट टू बिल्डिंग बोलते हैं
कि जो लैंड बिल्डिंग से अटैच्ड है, जिसका कोई सेपरेट यूज़ नहीं है, वो बिल्डिंग के साथ में ही यूज़ में आती है, उसको बोलते हैं लैंड अपॉर्चुनेट टू बिल्डिंग। तो हाउस प्रॉपर्टी आपकी या तो बिल्डिंग होनी चाहिए या लैंड अपॉर्चुनेट टू बिल्डिंग होनी चाहिए। फिर अपन ने दूसरी कंडीशन देखी, दैट असेसी शुड बी ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। असेसी उस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। बट ओनर किसको बोला जाएगा? तो अपन ने सबसे पहले देखा कि लीगल ओनर को हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में ओनर बोला जाएगा। फिर अपन ने जॉइंट ओनरशिप का केस देखा कि अगर किसी भी हाउस प्रॉपर्टी के एक से ज़्यादा ओनर है तो ऐसे केस में किसको ओनर बोला जाएगा? तो अपन ने सेक्शन 26 देखा एंड 26 में अपन ने ये देखा कि अगर उन सभी ओनर्स का शेयर उस हाउस प्रॉपर्टी में डिटरमिनेबल है, एसर्टेन है, तो ऐसे केस में जो प्रोपोर्शनेट एनुअल वैल्यू होगी, उस प्रोपोर्शनेट एनुअल वैल्यू के लिए जो को ओनर्स है उनको ओनर मान लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी हाउस प्रॉपर्टी के 5 ओनर्स है एंड एवरी ओनर का 20% शेयर है, तो उस 20% शेयर के रेस्पेक्ट में जो ईच ओनर है उसको हाउस प्रॉपर्टी का ओनर मान लिया जाएगा एंड प्रोपोर्शनेट एनुअल वैल्यू उनके हाथ में टैक्सेबल होगी। बट अगर उस हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में ओनर का शेयर वो डिटरमिनेबल नहीं है, भाई 5 ओनर है एंड 5 ओनर्स में किसका शेयर हाउस प्रॉपर्टी में कितना है वो डिटरमिनेबल नहीं है, तो ऐसे केस में एनुअल वैल्यू कैसे टैक्सेबल होगी, किसको ओनर माना जाएगा? तो ऐसे केस में ओनर माना जाएगा एओपी बीओआई को। जो भी हाउस प्रॉपर्टी के को ओनर्स है उनको एज एओपी या बीओआई माना जाएगा एंड उनके हाथ में हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू वो टैक्स कर दी जाएगी। फिर अपन ने थर्ड कंसेप्ट देखा डीम्ड ओनरशिप का कि 5 केस ऐसे हैं जिसके अंदर असेसी भले हाउस प्रॉपर्टी का लीगल ओनर नहीं है, बट उन 5 केसेस के अंदर असेसी को हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में ओनर मान लिया जाएगा। ये कंसेप्ट अपन ने समझा सेक्शन 27 में। ये 5 केस कौन से थे? तो ये 5 केस थे दैट फर्स्ट केस था अगर असेसी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है अपने स्पाउस को या चिल्ड्रन को, माइनर चिल्ड्रन को। तो अगर असेसी अपनी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है स्पाउस को या माइनर चिल्ड्रन को, तो ऐसे केस में हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में असेसी को ही डीम्ड ओनर मान लिया जाता है। बट इसके 2 एक्सेप्शन है। फर्स्ट एक्सेप्शन बोलता है कि अगर हाउस प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर की, ये आपने इन एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट ट्रांसफर की स्पाउस को, या आपने मैरिड माइनर डॉटर को ट्रांसफर की, तो ऐसे केस में जो है वो डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। फिर सेकंड केस आपने देखा कि अगर कोई असेसी इम्पार्टेबल एस्टेट का होल्डर है, तो ऐसे केस में डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा एंड असेसी को ही उस हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। थर्ड केस आपने देखा कि अगर कोई असेसी है वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर है, तो भले ही वो प्रॉपर्टी हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर रजिस्टर्ड है, बट असेसी को उसके रेस्पेक्टिव फ्लैट या ऑफिस का ओनर मान लिया जाएगा। फिर फोर्थ कंसेप्ट आपने देखा कि अगर किसी भी हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन 53A सेटिस्फाई हो जाती है, तो ऐसे केस में उस बायर को ही हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में ओनर मान लिया जाएगा। फिर लास्ट केस आपने देखा कि अगर लॉन्ग टर्म लीज का केस है, तो ऐसे केस में लेजी को हाउस प्रॉपर्टी का ओनर मान लिया जाएगा। ये जो लॉन्ग टर्म लीज है वो किसको बोलते हैं? अगर आपने जो लीज है वो 12 ईयर या मोर पीरियड की है तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लीज। बट इसका एक्सेप्शन है कि आपका अगर लीज 1 to month बेसिस पे या लेस देन 12 मंथ बेसिस पे, तो उसको लॉन्ग टर्म लीज नहीं बोला जाता। सो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे क्लास। अपन ने चार्जिंग सेक्शन के 2 कंडीशंस पढ़ी। नेक्स्ट क्लास में अपन 3rd कंडीशंस एंड कुछ कंप्यूटेशन पार्ट है वो बेटा स्टार्ट करेंगे समझना। तो आज के लिए इतना ही। जो मैंने पढ़ाया है वो आपको रिवाइज करना है एंड ऑल्सो जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। सो आज के लिए इतना ही। कल अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।